ईरान की जंग, अमेरिका और इजराइल के उस पर ताबड़तोड़ हमले और उसके जंग के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसका असर अब जो है देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ किसानों के खेतों तक जा पहुंचा है। खेतों तक इसलिए क्योंकि इस बार देश में, भारत जैसे देश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई। जो उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा पैदावार हुई। लेकिन वो समस्या ये आई है कि जो गेहूं की खरीदी होना है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार ने घोषित किया, इसमें राज्य सरकार ने 40 रुपये बढ़ाए। खरीदी केंद्र भी लगभग स्थापित हो चुके हैं, लेकिन उनकी औपचारिक घोषणा होना भी बाकी है। लेकिन खरीदी की जो तारीख है वो अदालत की पेशियों की तरह तारीख पर तारीख बढ़ती जा रही है। पहले ये था कि खरीदी की प्रक्रिया 25 से शुरू हुई, 1 अप्रैल से खरीदी शुरू हो जाएगी, फिर वो अप्रैल के पहले हफ्ते तक मामला गया। अब ये हुआ कि 4 संभाग मध्य प्रदेश के जो हैं, जिनमें कि भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग है, वहाँ पर 10 अप्रैल से गेहूं की खरीदी होगी। ये निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। जाहिर है मध्य प्रदेश सरकार जो गेहूं लेती है वो FCI के लिए लेती है और बाद में अपने जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रों के जरिए जो गरीबों को बंटवारा बांटती है उसके लिए लेती है। लेकिन बाकी संभाग जो हैं उनके यहाँ 15 अप्रैल से होगी। अब इसके विपरीत अगर हम ज़मीनी हालात को देखते हैं तो हालात कुछ बयां हैं। मित्रों, मैं हूँ राजेश सिरोठिया, दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए आपके सामने इस बात को लेकर पूरे गहराई से इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि जंग का असर किसान के खेतों तक कैसे पहुंचा और बारिश की जो अचानक आई है उसकी कुदरत की मार जो गेहूं की लहलहाती फसल किस तरह से झेल रही है या इसका खामियाजा किसानों को कितना भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, हम शुरुआत करें तो सारी चीज़ों पे सवाल खड़े हुए हैं क्योंकि अधिकांश खेतों में अभी तक कटाई शुरू नहीं हुई, जबकि गेहूं की फसल पककर तैयार हो चुकी है और खरीदी जैसे ही शुरू होगी उसकी कटाई होगी और उसके साथ में खरीदी केंद्रों पर जाएगा और जाके वो गेहूं वेयर हाउस में सुरक्षित रूप से रखा जा सकेगा। लेकिन इसके पहले ही मौसम की मार ने पहला उस पर कहर ढाया है। दूसरा, खरीदी की बढ़ती हुई जो तारीखें हैं खरीदी की शुरुआत की, उसने भी उसके ऊपर एक दोहरी मार झेली है। 15 अप्रैल से किसानों के साथ सामने समस्या कि जिनके परिवारों में शादियां हो रही हैं, कई समारोह हैं, उसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत है। तो वो कब तक इसका इंतज़ार करेंगे कि कब उनका गेहूं खरीदी केंद्र से खरीदा जाएगा और कब उनको हफ्ते भर बाद सरकार भुगतान करेगी उनके खातों में और कब वो शादी करेंगे। तो कई ऐसे लाचारगी के शिकार किसान जो है वो 1800 से 2000 रुपये क्विंटल में अपना गेहूं बेचने को विवश हो गए। अब खरीदी जब शुरू होगी उसके तब की बात अलग है, लेकिन अभी जो पिछले जो मध्य प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है और इसका सिलसिला 2-3 दिन से जिस तरह से बारिश का शुरू हुआ है उससे खेतों में खड़े गेहूं की क्वालिटी, गुणवत्ता प्रभावित होने की पूरी आशंकाएं हवा में तैर रही हैं। गेहूं काला पड़ सकता है, उसमें नमी भी आ सकती है। तो आपको पता है जो मानदंड है खरीदी के, उसमें ज़्यादा नमी वाला गेहूं नहीं खरीदा जा सकता, काला गेहूं नहीं खरीदा जा सकता। तो ये मार कौन झेलेगा, एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार, जैसा कि मध्य प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मंत्रालय से संबंधित मंत्री गोविंद राजपूत का कहना है कि हम मामले की पूरी निगरानी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 3 मंत्रियों की एक समूह बना लिया है जो कि सतत इसकी समीक्षा कर रहा है। अधिकारी स्तर पर भी इसकी पल पल की जानकारी ली जा रही है, लेकिन अभी तक किसानों तक कोई राहत की किरण पहुंची हो इसके आसार दिख नहीं रहे। किसानों में इस बात को लेके आक्रोश धीरे धीरे तेज़ी से पनपता जा रहा है। अब ऐसे संकट की घड़ी में क्या किया जाए, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि सरकार ने पहले जो खरीदी की प्रक्रिया देरी की, उसमें एक सबसे बड़ी वजह बनाई गई कि PP बैग
2 साल पहले या पिछले साल तक पर्यावरण के नाम पर सरकार ने पीपी बैग यानी प्लास्टिक से बनने वाले बैग जो हैं उनकी जगह जो है जूट के बैग का इस्तेमाल किया। लेकिन जूट के बैग बहुत जल्दी सड़ जाते हैं, उनसे गेहूँ फैलता है, उसका नुकसान जो है वेयर हाउस संचालकों को भी भुगतना पड़ता है और किसान का भी जो मेहनत का गेहूँ है, उपज का है, वो भी ज़ाया होती है। तो इस बार पीपी बैग्स भी खरीदे जा रहे हैं। लेकिन समस्या है कि जो कच्चा तेल आता है उसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, आपका जो हवाई ईंधन जो है रिफाइंड केरोसिन जिसको कहते हैं, डामर, और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे पेट्रोकेमिकल उत्पाद निकलते हैं जिनमें से कुछ उत्पादों का उपयोग पेट्रोल को रिफाइंड करने में भी होता है। और दूसरा, ये पीपी बैग जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, 50-50 किलो के जो बैग होते हैं जिनमें कि गेहूँ भरा जाता है भंडारण के बाद वेयर हाउस में, उनकी कमी और किल्लत के कारण ये देर होती जा रही है। यानी जंग का साइड इफ़ेक्ट, जंग कहीं और है, उसका साइड इफ़ेक्ट अब किसानों के खेतों तक पहुंच रहा है। अब इस समस्या का क्या समाधान खोजा जाए, ये सरकार को तय करना है, क्योंकि अब किसान दोहरी मार भेज रहा है। एक तो उसका गेहूं कट नहीं पा रहा है, दूसरी उसकी समस्या ये है कि जो जैसे गेहूं कटता है तो वो खेत को तैयार करते हैं, जिन खासतौर से वो किसान जिनके यहाँ पर सिंचाई की सुविधा है और वो तीसरी फसल के रूप में गर्मी में मूंग उगाते हैं। तो जब कब फसल कटेगी, कब वो उनका गेहूं जो है थ्रेशर से निकल के और ट्रालियों में लद के खरीदी केंद्रों तक जाएगा, कब वो खेत को मूंग की खेती लायक तैयार करेंगे, ये खतरा शाश्वत एक प्रश्न, यक्ष प्रश्न बनकर उनके सामने खड़ा हुआ है। इसके बाद के खतरे और भी हैं, क्योंकि अकेले बात पीपी बैग तक सीमित नहीं है। पीपी बैग के बाद जो है, जो पेट्रोकेमिकल्स के जो अवयव जो कच्चे तेल के रिफाइनिंग में निकलते हैं, वो उनमें से कई ऐसे तत्व भी होते हैं जो कि फर्टिलाइज़र, यूरिया फर्टिलाइज़र आदि बनाने में भी काम आते हैं। तो जाहिर है कि खरीफ की फसल आते आते तक या मूंग की फसल की बोनी तक आपके सामने फर्टिलाइज़र, यूरिया खाद का संकट भी किसानों को आगे आने वाला है। अब उसका सामना करने के लिए केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कितनी तैयार है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब हम बात करें किसानों की समस्या अपनी जगह है, तो दूसरी तरफ जो वेयर हाउस संचालक हैं, जिन्होंने कि सरकार की योजना के तहत सब्सिडी के तहत लोन लेकर अपने गोदाम बनाए थे, उनमें से कई गोदाम भरे हुए हैं। जो भरे हुए हैं उनके लिए समय पर किराया नहीं मिल रहा है। 3 साल का जो सरकार का, केंद्र सरकार का वादा था कि नाबार्ड के जरिए वो दोनों किस्तों का भुगतान 3 साल में भीतर कर देंगे, उसमें से किसी को 5 साल बीतने पर एक किस्त मिली है, किसी को एक भी नहीं मिली है। दूसरी किस्त कब मिलेगी उस पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं। यानी कि जो कर्ज लेकर वेयर हाउस बनाए गए हैं उनको किराया भी नहीं मिल रहा है। जो गेहूँ, जिनके गोदाम में अनाज था और जिनके गोदाम खाली हैं, वो तो कर्ज लेकर अपना सोना बेचकर किस्तें चुकाने को मजबूर हैं। और सब्सिडी में देरी का मतलब ये है कि जो लंबा चौड़ा जो 1.25 करोड़ का करीब लोन उन्होंने उठाया था, उसके ब्याज में ही वो सब्सिडी का पैसा चला जा रहा है। फिर एक और सरकार ने एक और लोक लोकावन योजना वेयर हाउस संचालकों को दी थी कि 3% ब्याज जो है सब्सिडी के रूप में वो देंगे, यानी बैंक जो ब्याज वसूलता है उसमें सब्सिडी भी देंगे। वो भी 1-1 साल से नहीं मिली है, 6-6 महीने का किराया नहीं मिला है। तो ये तमाम संकट किसान से लेकर जो उसका भंडारण करने वाले वेयर हाउस संचालक हैं वो भी भुगत रहे हैं। और इसका सिलसिला अब कहाँ तक रुकेगा, कैसे रुकेगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, क्योंकि अब जो आगे चल के जो खाद का संकट आएगा, पहले तो गेहूं का भंडारण सही समय से हो जाए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने 78 लाख मीट्रिक टन खरीदी के लिए व्यवस्था कर रखी है, जबकि उत्पादित जो गेहूं है उसकी जो तादाद है वो 1 करोड़ मीट्रिक टन से भी अधिक है। तो सरकार के पास जाहिर है सीमित संसाधन होने के कारण वो 78 लाख टन ही खरीदी का लक्ष्य लेकर चल रहा है। लेकिन गेहूं ज़्यादा है तो किसानों को बाज़ार में व्यापारियों के हाथों जो है शोषण का शिकार होना पड़ सकता है।
और गेहूं की क्वालिटी बिगड़ी तो फिर वो ना खरीदी केंद्र के लायक रहेगा, ना उसको बाज़ार में भी वाजिब दाम मिलेंगे। तो आप सोच लीजिए कि किसान के पास में गेहूं भरपूर है, लेकिन उसको भरने के लिए बैग नहीं है। नतीजा, किसान मंडी तक भी नहीं पहुंच पा रहा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो भी उसको बाज़ार में नहीं मिल पा रही है, और मेहनत की जो फसल है जो भरपूर हुई थी वो जो है गोदाम तक पहुंचने के पहले ही अटक रही है। और ये बात जग जाहिर है कि जब कच्चा तेल महंगा होता है तो इसका प्रोडक्शन भी घटता है, यानी जंग तेल पर भी भारी हो रही है और इसका असर किसान और खेत भी झेल रहे हैं। यही वो ऐसा एक अदृश्य युद्ध है जहाँ गोली नहीं चलती, लेकिन नुकसान उन लोगों को ही भुगतना पड़ता है जो इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं है। और उनमें से इस भारत जो कि किसानों की के अर्थव्यवस्था पर आधारित देश है, खासतौर से मध्य प्रदेश जिसकी कि जीडीपी का 65% हिस्सा जो है वो खेती की आय से आता है। 35% ही सर्विस सेक्टर और दूसरे रियल एस्टेट सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है। या गेहूं उत्पादक राज्य जो हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और बहुत से राज्य हैं, उनको इस चुनौती का सामना एक तरफ मौसम का, एक तरफ जंग का, एक तरफ सरकार की लहलहाली का, एक पीपीपी बैग का, ये सब इकट्ठा एक सारा चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं। अब इसका समाधान क्या है ये सरकार के सामने सूझ नहीं रहा है। बातें भले ही, दावे भले ही कुछ किए जा रहे हों, लेकिन एक समाधान ये हो सकता है कि कम से कम आप पीपी बैग की व्यवस्था जब तक होती है तो सरकार चाहे तो उनकी खरीदी जो है गोदाम उनका तुलाई करके उनको गेहूं को सुरक्षित गोदामों तक पहुंचाने के लिए आदेश जारी करे, तो हो सकता है कि किसानों का गेहूं बच जाए। भुगतान उसका थोड़े भले ही बाद में हो जाए, लेकिन किसान के गेहूं की क्वालिटी नहीं गिरेगी, गीला नहीं होगा, तो उससे उसका नुकसान किसान को भी होता है और जो वो वेयर हाउस संचालक होता है उसको भी होता है, क्योंकि सरकार ने एक प्रावधान और कर रखा है कि वो 1.5% गेन लेगा। अब जब गेहूं गीला आएगा तो ले नहीं सकते, सूखा आएगा या गर्मी में सूखेगा तो उसको गेन नहीं मिलेगा, तो उसका भी खामियाजा उसको भुगतना है। तो चौतरफा संकट इस जंग ने पैदा कर दिया है। अब इससे कैसे निकलेंगे मोहन यादव और भाजपा की सरकार, जो कि हमेशा अपने आप को किसान हितैषी कहती है, शिवराज सिंह चौहान जो कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के साथ में कृषि मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, उनका भी ये वो भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह केंद्र सरकार के खजाने से नाबार्ड को पैसा मिल जाए, ताकि बची हुई सब्सिडी की रकम और इंटरेस्ट की सब्सिडी, जो ब्याज पर सब्सिडी मिलती है, उसका भी भुगतान हो सके। और राज्य सरकार केंद्र सरकार से मिले पैसे के साथ में अपना 40 रुपये का जो उसने बोनस और जोड़ा है 2675 रुपये के ऊपर, तो वो भी किसान को मिल सके। इसकी व्यवस्था के लिए कोई नए रास्ते, कारगर रास्ते अपनाना होंगे। केवल अफसरों के भरोसे रहकर जो मंत्रालय में बैठकर योजनाएं बनाते हैं, जिनको ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा नहीं होता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को होता है, क्योंकि उनका ज़मीन से जुड़े लोगों का संपर्क रहता है। उनको हर 5 साल में जनता के बीच जाके परीक्षा पास करना पड़ती है, तो ये दायित्व तो उनका ज़्यादा है। मोहन यादव का ज़्यादा है, गोविंद राजपूत का ज़्यादा है, जो मंत्री समूह हैं, जो विधायक हैं, उन सब की ये जिम्मेदारी है कि किसानों को इस संकट से किसी तरह उबारें। मित्रों, इस अंक में इतना ही। हम आपकी राय इसमें ज़रूर जानना चाहेंगे। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपसे फिर होंगे। मैं राजेश सोटिया इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।